सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आप लोग के डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के हिंदी विषय के 2019 के प्रश्न पत्रिका हल। दोस्तों, ऑलरेडी मैंने कई बार आप लोग को बताया है कि जो आप लोग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं उनको सॉल्व करना बहुत जरूरी होता है। इससे आपको आपकी तैयारी का पता चलता है कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी हुई है, और दूसरी चीज आप कितने कम समय में आप उस पूरे पेपर को सॉल्व कर ले रहे हो। जैसा कि आपको पता है कि 1 घंटे का ये पेपर होता है। 1 घंटे के पेपर में आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर लिखने होते हैं। 25 नंबर का ही पेपर होता है, केवल 25 नंबर का, और आपको पता है कि 12 नंबर से ऊपर हर हाल में आपको लाना है। तो यहाँ पर मेहनत बहुत ज्यादा होनी चाहिए, और मेहनत जब ज्यादा रहेगी तभी आपको कोशिश ये करनी है कि 25 में आप 25 तक पहुंचो, 24 तक पहुंचो, 23 तक पहुंचो। ये आपका टारगेट होना चाहिए। जब आपका टारगेट इस तरीके का होगा तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे एग्जाम में। तो इसलिए आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, टारगेट आपका तभी ये अचीव होगा जब आपकी तैयारी हिंदी विषय की बहुत अच्छी रहेगी। तो इसके लिए आपको तैयारी अच्छी करनी है। और कैसे तैयारी करनी है, आपको हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट से, क्योंकि हम लोगों ने आपके सभी विषयों का हैंड रिटन नोट्स बनवाया है। हर एक विषय का चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हैं। हर एक विषय के पवन सीरीज और राजन सीरीज को कंप्लीटली सॉल्व करवाया है। हर एक विषय पर हमने बहुत मेहनत की दोस्तों आप लोगों की। अगर आप अच्छे से अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से बेहतर आपको पूरे यूट्यूब पर कोई चैनल नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोगों ने बहुत मेहनत की है आप लोगों के लिए और लगातार मेहनत कर रहे हैं ताकि आप लोग एग्जाम में बेस्ट स्कोर करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बहुविकल्पी क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग है। 2018 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, 2019 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। इसके अलावा यूपी टेट में कई बार ये पूछा गया है, सुपर टेट में भी पूछा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना कितना इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। कवि का स्त्रीलिंग, कवित्री, कवित्री, कवित्री या फिर कवियत्री। यहाँ पर आप लोगों को मैंने बताया था कभी भी कवि का कवित्री नहीं होता है, और ये तो मोस्टली लोग यही 90% बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं, इसी को लगा के चले आते हैं। लेकिन ये भी नहीं होगा, और ये तो बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर बा कहाँ से आ गया। अब देखिए, कवि का स्त्रीलिंग होता है कवयित्री, कवयित्री। तो ये आपको अच्छे से दिमाग में बैठा लेना है ये शब्द, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और ऑलरेडी आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है तो इम्पोर्टेंट तो है ही। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्याकरण में वचन का सही अर्थ है प्रतीक्षा, बोली या फिर भाषा। तो आपको पता है कि जो वचन होता है, एक वचन और बहुवचन, 2 प्रकार के वचन होते हैं हिंदी में। तो वचन क्या बताते हैं, संज्ञा की, सर्वनाम की संख्या बताते हैं। तो संख्या बताने वाले शब्द क्या होते हैं, वचन होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, मरकट का पर्यायवाची है पानी, पुत्र, मित्र या फिर बंदर। तो दोस्तों, मरकट का पर्यायवाची है बंदर। ऑप्शन द बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में जातिवाचक संज्ञा है पुस्तक, ममता, अच्छाई या फिर रमेश। ममता और रमेश ये नाम है तो ये आ जाएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। अच्छाई ये आ जाएगा भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। तो बचा क्या ऑप्शन, ऑप्शन अ पुस्तक। बाकी ये तीनों जातिवाचक संज्ञा नहीं है, लेकिन ये भी, ये दोनों हो गए व्यक्तिवाचक और ये हो गया भाववाचक। तो ये यहाँ पर पुस्तक जातिवाचक संज्ञा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, फा का उच्चारण स्थान है पा, फा, बा, भा। इन सभी को जब आप बोलोगे तो आप देखोगे कि आपके जो दोनों ओठ हैं इन्हीं से इनका उच्चारण हो रहा है, पा, फा, बा, भा। इन्हीं का सबसे ज्यादा इसके उच्चारण में योगदान है आपके होठों का। तो यहाँ पर इसीलिए जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बा, ओष्ठ। ऑलरेडी मैंने आपको बताया भी है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। तो कंठ में क वर्ग, तालु में च वर्ग, मूर्धा में ट वर्ग, दंत में ता वर्ग और ओष्ठ में प वर्ग, पा, फा, बा, भा। तो क, ख, ग, घ कंठ, च, छ, ज, झ तालु, ट, ठ, ड, ढ मूर्धा, त, थ, द, ध दंत और प, फ, ब, भ ओष्ठ।
तो इस तरीके से आप याद रखिएगा, ये वैसे भी आप लोगों के एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उच्चारण स्थान अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है। अब यहाँ से अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन स्टार्ट है। तो अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन नंबर 6 है, सम उपसर्ग से बनने वाले दो शब्द लिखिए। तो चलिए, आपको ऑलरेडी मैंने बताया भी है कि उपसर्ग कहाँ लगते हैं, उपसर्ग आगे और प्रत्यय पीछे। तो सम उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं संस्कार, इसके अलावा संगीत, सम्मान, ये तीनों ही क्या हैं, सम उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक का नाम लिखिए। तो पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। इसके अलावा इन्होंने गोदान लिखी है, कर्मभूमि, रंगभूमि भी, मंगलसूत्र इनका अधूरा रह गया उपन्यास है। इस तरीके से इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, अंधे की लकड़ी होना मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसे अपने वाक्यों में प्रयोग करिए। तो अंधे की लकड़ी होना का मतलब होता है दोस्तों एकमात्र सहारा होना। यहाँ पर आप देखिए, अंधे की लकड़ी होना मतलब एकमात्र सहारा, किसी भी माता पिता का कोई एकलौता पुत्र है या एक पुत्री है जिसका एकमात्र सहारा है। तो वाक्य प्रयोग, रूपचंद के पास एक ही तो लड़का था और वह भी दुर्घटना में चल बसा, अब तो अंधे की लकड़ी भी नहीं रही, कैसे क्या होगा। तो इस तरीके से इसका वाक्य प्रयोग हो गया, अर्थ भी आपने देख लिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रसंगोचित शब्द किस समास का उदाहरण है? दोस्तों प्रसंगोचित जो ये शब्द है, इसमें आप देखिए, इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो ये होगा प्रसंग के लिए उचित। तो प्रसंग के लिए उचित, अगर आपको तत्पुरुष समास की परिभाषा में बताऊं तो तत्पुरुष समास की परिभाषा में जो उत्तर पद होता है वो प्रधान होता है, यानी कि प्रसंग के लिए उचित, जैसे कि विद्यालय, विद्या के लिए आलय। तो इस तरीके से यहां पर जो प्रसंगोचित है इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, छ संयुक्त वर्ण किन दो वर्णों से मिलकर बना है? तो जो छ है ये का और श से मिलकर के बना है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, क और श से मिलकर के छ बना हुआ है। तो इस तरीके से आपके अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब हम लघु उत्तरीय क्वेश्चंस को करेंगे। लघु उत्तरीय क्वेश्चंस में दोस्तों देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, संज्ञा किसे कहते हैं? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। दोस्तों जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव आदि के नाम का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, यमुना, आगरा, दीपावली, हंसना, रोना आदि। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को, जाति के नाम को, भाव को संज्ञा कहते हैं। आपको ऑलरेडी ये याद है। अब यहाँ पर देखिए स्पष्टीकरण, राम शब्द से व्यक्ति विशेष का बोध हो रहा है तथा यमुना, आगरा शब्द से स्थान विशेष का बोध हो रहा है। दीपावली, हंसना, रोना, इन तीनों भावों से, तीनों शब्दों से भावों का बोध हो रहा है, इसलिए उपयुक्त सभी शब्द संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। आप लोगों को पता है कि संज्ञा 5 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 13 है, कहानी शिक्षण की उपयोगिता लिखिए। आखिर में बच्चों को हम कहानी पढ़ाते हैं, कहानियां उनको हम सुनाते हैं, तो इसका रीजन क्या है, इसका उपयोग क्या है? तो चलिए हम देखते हैं। तो कहानी शिक्षण की उपयोगिता, यहाँ पर आप देखिए, कहानी शिक्षण के महत्व को इन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। कहानी शिक्षण से ज्ञान में वृद्धि होती है। बच्चों को जब आप नई नई कहानियां सुनाते हैं तो उसके नॉलेज में क्या होती है, उनका नॉलेज और इंक्रीज होता है। इसके अलावा कहानी शिक्षण द्वारा विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास होता है, उनके सोचने समझने की क्षमता और बढ़ती है। इसके अलावा कहानी अभिव्यक्ति, सृजनात्मक तथा अर्थ ग्रहण का विकास करती है। बच्चे ध्यान से सुनते हैं और कल्पना शक्ति का भी विकास होता है उनके। इसके अलावा यहाँ पर आप देखिए, कहानी मनोरंजन का एक साफ सुथरा साधन है। कहानी में बच्चे बहुत बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। इसके अलावा 5वां पॉइंट है, कहानियां विद्यार्थियों को गद्य पढ़ने के लिए उत्साहित करती हैं। इसके अलावा 6वां पॉइंट है, कहानियां विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति का विकास करती हैं। यहाँ पर 6 पॉइंट दिए हुए हैं।
क्वेश्चन नंबर 14 है, उपसर्ग तथा प्रत्यय में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रत्यय और उपसर्ग में क्या अंतर है देखिए। सबसे पहले उपसर्ग की परिभाषा हम देखेंगे। उपसर्ग जो अविकारी शब्द किसी सार्थक शब्द से पहले जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे उसे उपसर्ग कहते हैं, या वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, अप उपसर्ग व्यय, मान और वाद। तो अगर व्यय में लगेगा अप तो अपव्यय, मान में लगेगा तो अपमान और वाद में लगेगा तो अपवाद। ऐसे ही अगर अनु उपसर्ग गामी में लगेगा तो अनुगामी, अगर रागी में लगेगा तो अनुरागी, अगर वाद में लगेगा तो अनुवाद। इस तरीके से अव उपसर्ग है, तार में लगेगा तो अवतार, गुण में लगेगा तो अवगुण। अभि उपसर्ग अगर मान में लगेगा तो अभिमान, उदय में लगेगा तो अभ्युदय। आ उपसर्ग अगर शब्द जन्म में लगेगा तो आजन्म, और अगर गमन में लगेगा तो आगमन। ऐसे ही कु उपसर्ग अगर संग में लगेगा तो कुसंग, और अगर मार्ग में लगेगा तो कुमार्ग। दुर उपसर्ग है, जन्म में लगेगा तो दुर्जन, दुर अगर आचार में लगेगा तो दुराचार, और अगर दुर उपसर्ग उपयोग में लगेगा तो दुरुपयोग। ऐसे ही निर उपसर्ग है, दोष में लगेगा तो निर्दोष, धन में लगेगा तो निर्धन। प्र उपसर्ग है, वाद में लगेगा तो प्रवाद, प्र अगर कोप में लगेगा तो प्रकोप, ख्यात में लगेगा तो प्रख्यात, और मुख में लगेगा तो प्रमुख। इसके बाद प्रति उपसर्ग है, निधि में लगेगा तो प्रतिनिधि, मास में लगेगा तो प्रतिमास। वि उपसर्ग जय में लगेगा तो विजय, मल में लगेगा तो विमल, नय में लगेगा तो विनय, और देश में लगेगा तो विदेश। सह उपसर्ग चर में लगेगा तो सहचर, गामी में लगेगा तो सहगामी। अब इसके बाद दोस्तों देखिए, प्रत्यय क्या होता है। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो सार्थक शब्दों के अंत में जुड़ करके एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। तो उपसर्ग आगे प्रत्यय पीछे लगते हैं, बस इतना आपको याद रखना, उपसर्ग आगे प्रत्यय पीछे। अगर ये आपको याद है तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब देखिए, मित्र में अगर ता प्रत्यय लगेगा, यहाँ पर देखिए अगर मित्र में ता प्रत्यय लगेगा तो क्या हो जाएगा, मित्रता हो जाएगा। धन शब्द में अगर वान प्रत्यय लगेगा तो धनवान हो जाएगा। अब प्रत्यय भी दो प्रकार के होते हैं, ये भी आप जान लीजिए, कृदंत और तद्धित। कृदंत प्रत्यय क्रिया के अंत में जो शब्दांश लगाए जाते हैं वो कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं, जैसे कि ई, इट, हट, वट, पा, ता, आस, त्व, या, हुआ आदि कृदंत प्रत्यय हैं। जबकि तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के आगे जुड़कर नए शब्द बनाते हैं। तो ये संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के आगे जुड़ते हैं, जैसे कि अर, हारा, त्व, पा। दोस्तों ये संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण के पीछे, यहाँ पर आगे लिखा हुआ है, ये पीछे जुड़ते हैं ना, आपको पता है ऑलरेडी। जो प्रत्यय होता है वो पीछे जुड़ता है ना, तो पीछे जुड़कर नए शब्द बनाते हैं, जैसे कि अर, हारा, त्व, पा, ई, इया, इव, ता आदि। तद्धित प्रत्यय, जैसे कि यहाँ पर मित्रता में आपने देखा था ता प्रत्यय लगा था, तो ये तद्धित प्रत्यय है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आपने देख लिया प्रत्यय और उपसर्ग दोनों की परिभाषाएं, दोनों की एग्जाम्पल। अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा अगर अच्छे से इन सबको आप लर्न कर लेते हैं, इन सबको, तो आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी प्रत्यय और उपसर्ग की। क्वेश्चन नंबर 15 है, पूर्ण विराम तथा अल्प विराम में अंतर उदाहरण सहित लिखिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए, पूर्ण विराम में आप देखिए वाक्य की समाप्ति पर इसका प्रयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक और विस्मयादिबोधक वाक्यों के अलावा अन्य सभी वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ, इसके अलावा पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, पूर्ण विराम। तो इस तरीके से जब कोई सेंटेंस कंप्लीट होता है तो पूर्ण विराम, जैसे मैं विद्यालय जाता हूं, उसके बाद पूर्ण विराम, तुम खेलते हो, पूर्ण विराम। इस तरीके से यहाँ पर ये सब सेंटेंस बनते हैं और इसमें पूर्ण विराम लगता है, आपको पता है। इसके बाद अल्प विराम बोलते या लिखते समय जब एक शब्द को दूसरे शब्द से, एक वाक्य को दूसरे वाक्य से अलग करने के लिए थोड़ा रुकते हैं, तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम का प्रयोग अलग अलग परिस्थितियों में होता है, जैसे शब्दों को अलग अलग करने के लिए शेखर, रागी, नेहा और रोहन बगीचे में खेल रहे हैं, तो शेखर के बाद अल्प विराम, फिर राखी के बाद अल्प विराम, फिर नेहा और रोहन बगीचे में खेल रहे थे। सब्जी वाला आलू
अल्प विराम टमाटर, अल्प विराम भिंडी, अल्प विराम बैगन आदि बेच रहा है। इसके अलावा संबोधन के बाद भी हम प्रयोग कर सकते हैं। भाइयों, अल्प विराम मेरी बात को ध्यान से सुनो, फिर पूर्ण विराम। मोहन, अल्प विराम तुम इधर आओ। इस तरीके से जहां पर हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं या बहुत ही कम रुकते हैं, पूर्ण विराम से कम समय के लिए रुकते हैं, तो वहां पर हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। और व्यक्तियों को अलग करने के लिए, सामानों को अलग करने के लिए अगर ढेर सारे सामान तो बीच में कॉमा कॉमा लगाते हुए, जिसे हम हिंदी में ही क्या कहते हैं, अल्प विराम कहते हैं। तो इस तरीके से पूर्ण विराम क्या होता है, अल्प विराम क्या होता है, आपने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 16 है, हिंदी शिक्षण में मौन वाचन के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, मौन वाचन का अर्थ स्वयं में स्पष्ट है। मौन का अर्थ बिना ध्वनि किए, अर्थात किसी पाठ को इस प्रकार पढ़ना कि कोई आवाज या ध्वनि से ज्ञात न होने पाए कि कहीं किसी और क्या पढ़ा जा रहा है, यह मौन वाचन है। मौन वाचन को हम व्यक्तिक और सामूहिक दोनों प्रकार का बताते अवश्य है, परंतु यथार्थ में यह व्यक्तिक होता है। सामूहिक तो इसलिए कह देते हैं कि यह पूरी कक्षा को एक साथ कराया जा सके, जिसमें छात्र अपनी अपनी गति के अनुसार पठित अंश को पढ़ते हैं। यानी कि अगर कक्षा में कह दिया जाए सारे बच्चों से आप मौन वाचन करिए, तो सभी लोग मन में पढ़ रहे हैं, तो किसी को भी ये नहीं पता कि कौन कितना पढ़ चुका है और किसका कितना बाकी है। कहने के लिए तो है पूरा क्लास एक साथ पढ़ रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो हर एक बच्चा क्या कर रहा है, व्यक्तिगत पढ़ाई कर रहा है। हर एक बच्चा अपना अपना पढ़ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मौन वाचन का महत्व क्या है, यही पूछा है। तो मौन वाचन के महत्व पर यहाँ पर हम देखेंगे क्या क्या चीजें हैं। मौन वाचन हो या अन्य कोई शिक्षण क्रिया, उसकी आवश्यकता और महत्व भाषाई अंतर से दोनों एक ही है। इस दृष्टि से मौन वाचन का महत्व होगा। मौन वाचन का लाभ सभी ले सकते हैं। मौन वाचन व्यक्ति दूसरों को किसी प्रकार की बाधा पहुंचाए बिना अपना काम आप कर सकते हैं। मौन वाचन कोई भी बालक, विद्यार्थी या व्यक्ति अपनी इच्छा, गति और आवश्यकता अनुसार कहीं भी और कभी भी कर सकता है। अर्थात मौन वाचन कक्षा में ही नहीं, रेल या बस की यात्रा में कहीं भी, सुबह, दोपहर, शाम, रात्रि कभी भी किया जा सकता है। चौथा है, इसमें स्वेच्छा के साथ साथ स्वगति से वाचन किया जा सकता है। फिर पांचवा है, अवकाश के क्षणों का उपयोग करने की दृष्टि से मौन वाचन बहुत महत्वपूर्ण है। छठवां है, इसके द्वारा किसी भी अंश की गहराई तक पहुंचा जा सकता है। सातवां है, इसके द्वारा वाचन, चिंतन आदि सभी संभव है जो बालक के बौद्धिक विकास में सहायक है। आठवां है, उच्च स्तर पर इसकी आवश्यकता और महत्व दोनों ही अधिक है, अर्थात प्राथमिक से माध्यमिक तथा उच्च स्तर के लिए इसकी उपयोगिता बढ़ती ही जाती है। इसमें व्यक्ति या बालक की क्षमताओं एवं योग्यताओं का पूरा उपयोग किया जा सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि मौन वाचन का कितना विशेष महत्व है, क्योंकि इसमें आप किसी को सबसे पहले तो डिस्टर्ब नहीं करते हो, आप अपनी व्यक्तिगत पढ़ाई करते हो ध्यान से, और आपका ध्यान भी उसमें लगा रहता है, आप चिंतन भी करते हैं, और बच्चे का इसमें बौद्धिक विकास भी होता है। इसके अलावा प्राइमरी विद्यालय में तो इसका बहुत ज्यादा महत्व नहीं है मौन वाचन का, लेकिन जैसे जैसे आप बड़ी कक्षाओं में जाते हो वैसे वैसे इसकी उपयोगिता बढ़ती जाती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। दोस्तों, जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, इसकी जो परिभाषा होती है वो होती है, जो सर्वनाम वक्ता, श्रोता तथा किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार की अगर हम बात करें तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो उत्तम पुरुष में कौन होता है, मैं और हम, मध्यम पुरुष में तू, तुम, आप, और अन्य पुरुष में जिसके विषय में बोला जाए वह, वे, उन्होंने आदि। तो ऐसा सर्वनाम जिसमें वक्ता, श्रोता और किसी अन्य के लिए शब्द प्रयुक्त होते हैं तो उसे ही हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। एक बार फिर से, जो सर्वनाम वक्ता, श्रोता तथा किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इनके एग्जाम्पल भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, किसी एक राष्ट्रीय पर्व पर अपने शब्दों में स्वतंत्र अभिव्यक्ति प्रस्तुत कीजिए। दोस्तों, किसी एक राष्ट्रीय पर्व पर अपने शब्दों में हमें स्वतंत्र अभिव्यक्ति करनी है, तो हम गणतंत्र के दिवस के विषय में यहाँ पर हम लिखेंगे। गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है, आपको पता है, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, इसके अलावा 2 अक्टूबर, ये सब क्या हमारे देश के राष्ट्रीय पर्व हैं।
जो प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। आप देख सकते हैं गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था। दोस्तों अब इसमें देखिए स्कूलों में यह उत्साह से मनाया जाता है, ध्वज फहराया जाता है और बालकों को फल व मिठाइयां बांटी जाती हैं। आप सभी लोगों को पता है इस पर्व पर हमें राष्ट्र के लिए सर्वस्व बलिदान करने का व्रत लेना चाहिए और प्रेम पूर्वक मिलजुल कर रहने की प्रतिज्ञा लेनी चाहिए। तो इस तरीके से ये गणतंत्र दिवस इसके विषय में आप सभी को पता है कि उस दिन बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं स्कूल में, बहुत सारे प्रोग्राम जैसे कि डांस प्रोग्राम, सिंगिंग प्रोग्राम और भी बहुत सारी चीजें बच्चे अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं और इस तरीके से शिक्षक भी अपने विचार प्रकट करते हैं। बच्चे भी कुछ वाद विवाद प्रतियोगिता के माध्यम से, भाषण के माध्यम से अपनी बातों को रखते हैं और इस तरीके से ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगता है सभी को। क्यों? क्योंकि इस दिन सभी लोग अपने अपने विचारों को रखते हैं और हमें ढेर सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखने को मिलते हैं स्कूल में। तो इस तरीके से जो गणतंत्र दिवस होता है ये बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ हर साल हम 26 जनवरी के दिन मनाते हैं। दोस्तों इस तरीके से आपका ये पूरा पेपर कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यहाँ पर आपको आई बटन दिख रहा होगा किनारे पर, यहाँ पर आई बटन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे अब तक जितनी भी वीडियोस हमने बनाई हैं आपको सभी की लिंक यहाँ से मिल जाएगी। और दोस्तों इसके अलावा अगर आपको कहीं भी कोई भी समस्या है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको हर एक विषय का प्रीवियस ईयर पेपर इसी तरीके से हमने करवाया है। आपके हर एक विषय को हमने कंप्लीट करवाया है। आप हर एक विषय के हर एक वीडियो को बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं क्योंकि आप जितने ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करेंगे आपकी तैयारी उतनी ही बेहतर होगी। और दोस्तों आप लोगों के लिए ऑलरेडी पता है हमने पूरा राजन सीरीज कंप्लीट करा दिया है, पवन सीरीज के हर एक क्वेश्चन को कंप्लीट करा दिया है। अगर आप सीरीज को खोल करके आगे रख लेते हैं और हमारे वीडियोस को ऑन कर लेते हैं तो आप पाएंगे कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनका आंसर गलत दिया होता है। तो इस तरीके से आपको सही आंसर भी पढ़ने को मिलता है। तो बहुत जरूरी है कि आप लोग अपनी तैयारी हमारे चैनल से करिए और अपने सभी डाउट्स को भी क्लियर करिए। जहां कहीं भी कोई भी समस्या है हमसे पूछिए। आप लोग की तैयारी बेहतर कराना हमारी जिम्मेदारी है। बस केवल और केवल आप लोग ऐसी सभी वीडियोस को देखते रहिए और आपको जहां कहीं भी कोई भी समस्या हमसे पूछते रहिए। दोस्तों टेलीग्राम को जरूर आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम को ज्वाइन करने से आपको सभी विषयों की पीडीएफ भी मिलेगी और सभी विषयों के आपको वीडियोस भी लगातार मिलेंगी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। इस तरीके का आपको बटन दिखेगा नीचे रेड कलर का और उस पर सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको आप क्लिक कर दीजिए और बगल में आपको एक घंटी का निशान दिख रहा होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से पहुंचे और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा और आप ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहेंगे। आप लोगों के लिए लगातार मैं वीडियोस लेकर के आती रहूंगी और आप लोग की तैयारी ऐसे ही बेहतर करवाती रहूंगी। हमारा बस एक ही लक्ष्य है कि हर एक बच्चा अच्छे से अच्छा नंबर गेन करे अपने डीएलएड के एग्जाम में। तो इसके लिए आपको सभी विषयों को अच्छे से पढ़ना होगा। सभी विषयों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में हम दे देते हैं। हर एक विषय को आप अच्छे से पढ़िए, समझिए और जहां कहीं भी कोई भी समस्या है हमसे पूछते हुए चलिए। तो एक बार फिर से दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।